हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870, और हिंदी में इस बुक का नाम है यूरोप का इतिहास 1789 टू 1870। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें करवा रही हूँ। एंड देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं हम लोग उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूँ, सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट सारे। तो अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो फिर आप अच्छे नंबरों से पास आउट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप इन सारे ही नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वे भी है जो मैं वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि जिस तरह से आप वीडियो देख मेहनत कर रहे हैं वैसे ही मैं वीडियो बनाकर मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक छोड़ा था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बना चुकी हूं। आज हमारा पार्ट 5 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए फिर पार्ट 5 की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट वीडियो हमने जहाँ तक छोड़ी थी, यानी लास्ट हमने जहाँ तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने इटली के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया और क्षेत्रीय विद्रोह को प्रेरित किया। यानी आपको इस क्वेश्चन में 1830 और 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में बताना है कि इटली की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको इसने कैसे प्रभावित किया था और जो क्षेत्रीय विद्रोह है उसको भी बढ़ा दिया था। चलिए देखेंगे। परिचय से परिचय में आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस यूरोप की क्रांतिकारी राजधानी का केंद्र था। यानी फ्रांस जो था वो यूरोप की क्रांतिकारी जो राजनीति थी उसका केंद्र था। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने पूरे यूरोप, विशेषकर इटली के राजनीतिक माहौल को गहराई से प्रभावित किया। यानी इन्होंने पूरे यूरोप को तो प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इटली को प्रभावित किया था। इन क्रांतियों ने इटली में इस स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय उत्थान की भावना को प्रबल किया। यानी इन्होंने इनकी जो भावनाएं थी उन्हें बढ़ा दिया था और कई क्षेत्रीय विद्रोह को जन्म दिया, और कई जो क्षेत्रीय विद्रोह थे उन्हें भी जन्म दे दिया। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी क्या प्रभाव रहा, तो पहले आप लिखेंगे जुलाई क्रांति की प्रेरणा। किस तरह से जो जुलाई क्रांति है उसकी प्रेरणा मिली इसी से। 1830 में फ्रांस में चार्ल्स 10वें की निरंकुश नीतियों के खिलाफ जनता के विद्रोह किया और लुई फिलिप्स को नागरिक राजा के रूप में सत्ता दे दी थी। यानी इन्होंने चार्ल्स द्वितीय को हटाकर जो लुई फिलिप्स था उसे नागरिक राजा के रूप में सत्ता दी थी। ये बात आपको पता होगा क्योंकि ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इस क्रांति ने यह संदेश दिया कि जनता संगठित होकर निरंकुश शासन को हटा सकती है। यानी अगर जनता चाहे तो शासक को हटा सकती है। इटली में विरोध की लहर, किस तरह से जो इटली में विरोध की लहर आई थी वो भी इसका परिणाम था। किस तरह से फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर इटली में कई क्षेत्रीय जैसे परमा, मोडना और रोमांगना में 1831 में विद्रोह भड़क उठा। यानी इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी जो इटली के ये शहर थे इनमें भी एक तरह से विद्रोह बढ़ने लगा। जनता ने विद्रोह शासन के खिलाफ और संवैधानिक सरकार की मांग करते हुए बगावत की। यानी अब जो जनता थी वो विद्रोह करने लगी और शासन के खिलाफ जो संवैधानिक सरकार थी उसकी मांगे करने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैजिनी और राष्ट्रीय चेतना। किस तरह से 1830 के बाद
ज्यूसेप्पे मेज़नी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। इन्होंने यंग इटली नामक जो संगठन है उसकी स्थापना कर दी थी। इसका उद्देश्य था एक स्वतंत्र, एकीकृत और गणतांत्रिक इटली की स्थापना करना ही इस जो संगठन था इसका उद्देश्य था, यानी यंग इटली का। इस संगठन ने युवाओं में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का जो जोश था वो भर दिया, यानी अब युवा जो थे वो राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की और चलने लगे थे, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी जब ये क्रांति हो गई तो इसका क्या प्रभाव रहा, तो इसके प्रभाव में आप लिखेंगे फरवरी 1848 में फ्रांस की क्रांति हुई, ये इसका प्रभाव था पहला। इसमें आप लिखेंगे फ्रांस में लुई फिलिप्स के शासन के खिलाफ असंतोष से द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई, यानी देखिए अब जो लोग थे वो लुई फिलिप्स से भी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने द्वितीय गणराज्य की स्थापना कर दी, यानी दोबारा गणराज्य बन गया था स्वतंत्रता को हटा के। इससे पूरे यूरोप में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नई लहर पैदा हो गई, क्योंकि अब द्वितीय गणराज्य आ गया था, तो इसी वजह से अब लोग जो थे वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नई लहर, या ये कहें नई लहर की ओर चलने लगे थे कि नहीं भैया हमें गणराज्य नहीं चाहिए, हमें तो स्वतंत्रता ही चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इटली में व्यापक विद्रोह किस तरह से। 1848 में इटली के लगभग सभी राज्यों में एक साथ आंदोलन हो गए, यानी सभी राज्यों ने एक साथ ही आंदोलन कर दिए। मिलान, वेनिस, नेपलस, टस्कीन आदि में जनता ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी जो विदेशी शासन चल रहा था इन राज्यों में, इन लोगों ने अब इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशेषकर ऑस्ट्रियाई शासन के खिलाफ उत्तर इटली में विद्रोह हुआ, जिसे प्रथम इतालवी स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यानी जो पहली बार जो विद्रोह हुआ था इटली में, उत्तर इटली में, उसे प्रथम इतालवी स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक सुधार की मांग, यानी राजनीतिक सुधार की मांग कैसे होने लगी। इटली के कई शासकों ने जनता को शांत करने के लिए संविधान जारी किया, यानी इटली के कई शासकों ने जनता को शांत करने के लिए अब संविधान भी लागू कर दिया था, क्योंकि जनता संविधान की ही मांग कर रही थी। जनता अब केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की मांग भी करने लगी थी कि हमें स्वतंत्रता तो चाहिए बल्कि राष्ट्रीय एकता भी चाहिए। अब हम देखेंगे परिणाम और प्रभाव, यानी इसका क्या परिणाम हुआ और क्या प्रभाव हुआ, तो इसमें आप लिखेंगे यद्यपि 1830 और 1848 के विद्रोह तत्काल सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने इटली में राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी कर दी, यानी ये एक साथ तो प्रभावी नहीं हुए पर इटली में जो राष्ट्रवाद था उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी कर दी। इन आंदोलनों से केबर गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय जैसे नेताओं को आगे आने का मार्ग मिला था। अतः इन्हीं प्रयासों की नींव पर 1860 में इटली का एकीकरण संभव हो पाया, और यही जो प्रयास है उन्होंने इटली को एकीकृत आखिर कर ही दिया था 1861 में। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने इटली को यह सिखाया कि जनता की एकजुटता से राजनीतिक परिवर्तन संभव है, यानी अगर जनता चाहे तो एकजुट होकर जो राजनीतिक परिवर्तन है वो कर सकती है। इन क्रांतियों ने इटली के विभाजित राज्यों को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया, जिससे आगे चलकर इटली का एकीकरण एक ऐतिहासिक वास्तविकता बन गया था, क्योंकि आगे चल के जो इटली है उसका एकीकरण हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी में जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख कारण क्या थे, यानी 19वीं सदी में जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था इसके क्या प्रमुख कारण थे। परिचय से देखेंगे, परिचय में आप लिखेंगे 19वीं सदी यूरोप में राष्ट्रवाद और एकीकरण आंदोलन का युग रहा था। फ्रांस में क्रांति और नेपोलियन युद्ध के बाद जर्मनी लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जिन्हें जर्मन परिसंघ कहा जाता था, यानी इन 39 राज्यों को जर्मन परिसंघ के नाम से जाना जाता था। इन राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता की भावना धीरे धीरे विकसित हुई, जिसके अंत 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया, और लास्ट में 1871 में जाकर जर्मनी का दोबारा से एकीकरण हो पाया था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक एकता किस तरह से जर्मन जनता के बीच साझी भाषा, सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास की भावना थी। नेपोलियन युद्ध के दौरान विदेशी शासनों ने राष्ट्रीय चेतना को और प्रबल कर दिया था। कवियों, लेखकों और विचारकों ने जर्मन राष्ट्रवाद को बल दिया, यानी जो जर्मन राष्ट्रवाद था उसको इन लोगों ने बल दिया ताकि जो एक साथ जर्मन है वो पूरा एक बन सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
आर्थिक एकता जॉल वेरिस का योगदान। आर्थिक एकता में जो जॉल वेरिस हैं इनका क्या योगदान था। 1834 में जॉल वेरिस नामक आर्थिक संघ का गठन हुआ, यानी इन्होंने एक संगठन बनाया जो आर्थिक रूप से इन्हें एक बनाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इस संघ ने जर्मन राज्यों के बीच व्यवहारिक कारकों को समाप्त किया और आर्थिक एकता स्थापित की। आर्थिक रूप से एकजुट होने से राज्य के बीच सहयोग की भावना बढ़ी और राजनीतिक एकता की नींव बढ़ी, यानी अब आर्थिक रूप से एकजुट होने की वजह से इनमें सहयोग की जो भावना है, राजनीतिक जो एकता है, उसकी नींव बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशा की भूमिका। प्रशा की क्या भूमिका थी, चलिए देख लेते हैं। इस राज्य की क्या भूमिका थी, इसमें आप लिखेंगे प्रशा सबसे शक्तिशाली और संगठित जर्मन राज्य था, यानी ये जो है सबसे संगठित और एक तरह से शक्तिशाली राज्यों में से एक था जर्मन का, जिसके पास मौजूद सेना, आधुनिक प्रशासन और औद्योगिक विकास था। प्रशा ने ही आगे चलकर जर्मन की एकीकरण का नेतृत्व किया और आगे चल के प्रशा ही जर्मन को एकीकरण करने का जो नेतृत्व है वो निभाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बिस्मार्क की नीतियां। बिस्मार्क की किस तरह से नीतियां हैं जो इसे एकीकृत करती हैं, इसमें लिखेंगे प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मन एकीकरण का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो प्रशा है इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने कहा लौह और रक्त से ही एकता संभव है, यानी लौह और रक्त से ही हम एक बन सकते हैं। बिस्मार्क के 3 महत्वपूर्ण युद्धों द्वारा एकीकरण पूरा हुआ। वो कौन कौन से युद्ध हैं, तो पहला आप लिखेंगे डेनमार्क युद्ध जो कि 1864 में किया था इन्होंने। स्लेशवंग और हेलिस्टीन पर अधिकार इन्होंने कर लिया था अपना। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऑटो प्रुशियन युद्ध जो कि 1866 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद उत्तर जर्मनी राज्यों का एकीकरण इन्होंने किया था। नेक्स्ट आप इसमें चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे फ्रैंको प्रुशियन युद्ध। ये जो हुआ था ये 1870 से 71 तक हुआ था। फ्रांस की हार के बाद दक्षिण जर्मनी राज्य भी जुड़ गए थे, यानी अब फ्रांस को हराकर जो दक्षिण जर्मनी राज्य थे वो भी इसमें जुड़ गए। अब हम देखेंगे उदारवाद और राष्ट्रवाद की प्रभाव, यानी जो उदारवाद था और जो राष्ट्रवाद था उसका क्या प्रभाव पड़ा। 1848 की क्रांति के बाद जनता ने राष्ट्रीय एकता और संविधान की मांग कर ली, यानी अब जो जनता थी वो भी राष्ट्रीय एकता और संविधान की मांग करने लगी थी। यद्यपि यह आंदोलन सफल रहा पर इसने एकता की इच्छा को मजबूत कर दिया था। बौद्धिक वर्ग पार्टियों और मध्य वर्ग राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित थे, यानी जो बौद्धिक वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, विद्यार्थी थे और जो मध्य वर्ग थे वो सभी जो राष्ट्रवादी भावना है उससे प्रेरित होने लगे थे। अगर हम बाहरी कारणों की बात करें कि बाहरी कौन कौन से कारण थे, तो इसमें आप लिखेंगे नेपोलियन की नीति ने जर्मनी राष्ट्र को एक दूसरे के करीब ला दिया, यानी जो नेपोलियन की नीति थी उसने भी जर्मनी राष्ट्र को एक दूसरे के करीब ला दिया था। यूरोप की अन्य शक्ति जैसे कि ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को कमजोर देखना चाहते थे, जिससे बिस्मार्क को कूटनीतिक समर्थन मिल गया था इनकी कमजोरी के कारण ही। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद, आर्थिक सहयोग, प्रशा की शक्ति और बिस्मार्क की कूटनीति का परिणाम था, यानी इन सभी का परिणाम ही हुआ जर्मनी का एकीकरण। 1871 में विलियम प्रथम को वर्षा में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, यानी इन्हें जर्मनी का जो सम्राट है वो घोषित कर दिया गया था 1871 में। इस प्रकार विभाजित जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर गई और इसी तरीके से जो हमारी विभाजित जर्मनी थी वो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आई। यह एकीकरण यूरोप की राजनीतिक संतुलन को बदल देने वाली ऐतिहासिक घटना साबित हुई, क्योंकि देखिए इसने पूरे ही जो यूरोप का इतिहास था उसे पूरी तरीके से बदल दिया था। एंड यहाँ आपके फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप वो वीडियो भी देख पाएँ क्वेश्चन पेपर की। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी के नोट्स देखना चाहते हैं, सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं, तो सेकंड वे है आपका टेलीग्राम चैनल। आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन्हें आप देख सकते हैं एंड उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। अगर कोई डाउट या कोई
प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियोस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे ही आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो मेरी नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।